नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फुले मूवी देखने थिएटर पहुंचे राहुल गांधी की। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाई द्रौपदी मुर्मू की। शशि थरूर के बयान से कांग्रेस में मची हलचल की। चीन की मूर्खतापूर्ण हरकत की। डबल माइंड गेम खेल रहे ट्रंप की। बात करेंगे इस बार समय से पहले आ रहे मानसून की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे आखिर क्यों WTC 2025 का फाइनल न खेलने के बाद भी भारत को मिलेंगे 12.32 करोड़ रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। 400 लोगों के साथ फुले मूवी देखने पहुंचे राहुल गांधी। थिएटर के बाहर हंगामा। राहुल बोले, मोदी ने डर कर जाति जनगणना का ऐलान किया। गुरुवार को पटना के सिटी सेंटर मॉल में हलचल मची रही जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी 400 लोगों के साथ समाज सुधारक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर बनी फिल्म फुले देखने पहुंचे। आपको बता दें कि यह फिल्म जाति व्यवस्था के खिलाफ फुले दंपति के संघर्ष को दिखाती है और राहुल को इसे देखना बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी संदेश देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब टिकट के लिए भीड़ बढ़ी और थिएटर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जगह कम होने की वजह से कई लोग अंदर नहीं जा सके, जिससे माहौल गर्म हो गया। वहीं इससे पहले राहुल ने दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारे दबाव में मोदी जी को जाति जनगणना का ऐलान करना पड़ा, लेकिन ये अडानी अंबानी की सरकार है, आपकी नहीं। इसके साथ ही राहुल ने मांग की कि जाति जनगणना जल्द हो, 50% आरक्षण की सीमा हटे और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो। जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकी ढेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, धर्म नहीं कर्म देखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया, यह हमारा धर्म था। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री के दौरे से पहले भारतीय सेना ने गुरुवार सुबह अवंतीपुरा के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर किया। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसमें एक टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल था। इसके अलावा आमिर नजीर अवानी और यावर अहमद भट्ट को भी ढेर कर दिया गया। ये तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले शेपिया जिले के केलर में 13 मई की सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। बुधवार को केलर से भी भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने पर मुर्मू ने उठाया सवाल। पूछा, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है फैसला। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले पर सवाल उठाकर सबको चौंका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु मामले में फैसला किया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा से पारित बिलों पर 3 महीने में निर्णय लेना होगा। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू ने पूछा है कि जब संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है तो कोर्ट ये फैसला कैसे दे सकता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 गंभीर सवाल पूछे, जिनमें राज्यपाल के पास बिल पर क्या विकल्प है, क्या उनकी विवेकाधीन शक्तियां कोर्ट की समीक्षा के दायरे में आती है, क्या अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है, शामिल है। साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी पूछा कि क्या कोर्ट बिना संवैधानिक प्रावधान के समय सीमा तय कर सकता है। दोस्तों, ये सवाल न सिर्फ संवैधानिक शक्तियों की बहस को गर्म कर रहे हैं, बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकारों की सीमा को भी परख रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या कोर्ट को ऐसी डेडलाइन तय करनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑपरेशन सिंदूर पर थरूर की मोदी सरकार की तारीफ से कांग्रेस में मचा घमासान। पार्टी ने कहा, लांग दी लक्ष्मण रेखा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हालिया बयान ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। थरूर ने 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान और दुनिया के लिए एक मजबूत संदेश है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्रवाई को सटीक और प्रभावी बताया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने थरूर के इस बयान को पार्टी लाइन से हटकर बताया है। 14 मई को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने थरूर की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। पार्टी सूत्रों के अनुसार थरूर को चेतावनी दी गई है कि वे व्यक्तिगत राय देने से बचे और पार्टी के रुख का पालन करें। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि थरूर की टिप्पणियां उनकी व्यक्तिगत राय है और पार्टी की आधिकारिक स्थिति नहीं दर्शाती। इधर बीजेपी ने थरूर के बयान का स्वागत किया और कांग्रेस पर सेना के इकाइयों को कमतर आंकने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस को अपने नेताओं के बयानों पर स्पष्टता लानी चाहिए। ऐसे में इस घटनाक्रम ने कांग्रेस पार्टी के भीतर अनुशासन और एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि पार्टी इस स्थिति से कैसे निपटती है और आगामी चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चीन ने फिर की मूर्खतापूर्ण हरकत। अरुणाचल प्रदेश के बदले 27 स्थानों के नाम। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपनी चालबाजी शुरू कर दी है। उसने अरुणाचल के 27 स्थानों के नाम बदलकर इसे अपना हिस्सा बताने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने इस हरकत को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे मूर्खतापूर्ण और निरर्थक करार देते हुए कहा, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन ने 2017 से अब तक 5 बार ऐसी सूचियां जारी की है, जिसमें उसने अरुणाचल को झांगनान यानी दक्षिण तिब्बत बताने की कोशिश की। इस बार भी उसने 27 जगहों के चीनी और तिब्बती नाम जारी किए, लेकिन भारत का रुख साफ है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं, अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। ट्रंप का एप्पल को सुझाव, भारत में नहीं अमेरिका में बढ़ाए प्रोडक्शन, भारत अपनी खुद देख लेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने से मना किया है। कतर के दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत में ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा, मैं नहीं चाहता कि एप्पल के प्रोडक्ट भारत में बने, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। उनका कहना है कि एप्पल को अमेरिका में अपनी फैक्ट्रियां लगानी चाहिए ताकि वहां रोजगार बढ़े। साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ हटाने की पेशकश की है, जिससे व्यापार आसान हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एप्पल भारत में पहले से ही तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। मार्च 2024 से 2025 तक भारत में $22 बिलियन के आईफोन बनाए गए, जो पिछले साल से 60% ज्यादा है। 2026 तक भारत में हर साल 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन बनने की योजना है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान एप्पल की रणनीति पर कितना असर डालेगा? क्या भारत की मेक इन इंडिया पहल को झटका लगेगा या भारत अपनी ताकत दिखाएगा? युद्ध कोई नहीं चाहता पर विकल्प नहीं बचा था, अजय देवगन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना को किया सलाम। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मौका था उनकी फिल्म कराटे किड लेजेंड्स के ट्रेलर लॉन्च का, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व जताया। अजय ने कहा, कोई भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब कोई रास्ता न बचे तो जवाब देना जरूरी है। उन्होंने सेना के साहस और सरकार के मजबूत नेतृत्व को सलाम किया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को शुरू हुआ, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। अजय ने इसे सेना की बहादुरी और पीएम मोदी के दृढ़ फैसले का प्रतीक बताया। साथ ही अजय ने फिल्म के बारे में भी कहा, जिसमें वह और उनके बेटे युग हिंदी वर्जन में आवाज दे रहे हैं। ऐसे में अजय का यह बयान न सिर्फ सेना के लिए सम्मान दर्शाता है, बल्कि देशभक्ति की भावना को भी जगाता है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई अब 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गहमागहमी तेज हो गई है। अब 20 मई को होने वाली सुनवाई में कोर्ट अंतरिम राहत के मुद्दे पर फैसला ले सकता है। आपको बता दें कि यह मामला वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल है, ने सभी पक्षों को सोमवार तक लिखित दलीलें जमा करने को कहा है। इधर केंद्र सरकार ने कोर्ट में साफ किया कि वक्फ संपत्तियों, खासकर वक्फ बाय यूजर वाली संपत्तियों को नए कानून के तहत डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति भी नहीं होगी। सरकार का कहना है कि यह कानून संसद की मंजूरी के बाद संवैधानिक है। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी है, जिनमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। बंगाल की खाड़ी से मानसून ने ली केरल रवानगी, 20 राज्यों में आंधी बारिश और राजस्थान, यूपी, बिहार में भीषण गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे दी है और 27 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही देश के 20 राज्यों में अगले 48 घंटे के दौरान आंधी, तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत इन राज्यों में नदी नालों में उफान, फसलों को नुकसान और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में लू का कहर जारी रहेगा, जहां तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। हालांकि केरल में मानसून की शुरुआत किसानों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तटीय इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने सभी प्रभावित राज्यों से अलर्ट रहने और आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत में अगले हफ्ते तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी, जबकि पूर्वी भारत में नमी बढ़ने से उमस भरी गर्मी का असर दिखेगा। पाक समर्थक तुर्की अजरबैजान को लेकर बड़ा फैसला। फिल्म एसोसिएशन बोला, ना वहां शूटिंग हो और ना वहां के कलाकारों को भारत का वीजा मिले। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल के बीच ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन यानी कि AICWA ने तुर्की और अजरबैजान का पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान किया है। AICWA का कहना है कि इन दोनों देशों का रवैया भारत के खिलाफ है, इसलिए अब उनसे जुड़ी किसी भी फिल्मी गतिविधि में भाग नहीं लिया जाएगा। इस फैसले को देशभक्ति और एकजुटता का प्रतीक बताया गया है। AICWA ने सरकार के हर कदम के साथ खड़े रहने की बात भी कही है। साथ ही सरकार से इन देशों के सभी कलाकारों का वीजा रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा AICWA ने बॉलीवुड और सभी क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी कलाकार या निर्माता तुर्की और अजरबैजान में शूटिंग के लिए ना जाए। इन देशों से प्रायोजित किसी भी कार्यक्रम या इवेंट में हिस्सा ना ले। तुर्की और अजरबैजान के कलाकारों या फाइनेंसर के साथ कोई भी प्रोजेक्ट ना करे।
भारत ने अमेरिका को दिया जीरो टैरिफ का ऑफर, ट्रंप का दावा, वही एस जयशंकर का बयान भी आया सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर जीरो टैरिफ का प्रस्ताव दिया है। यह बात ट्रंप ने एक व्यापारी सम्मेलन में कही, लेकिन भारत की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप का कहना है कि भारत ने 60% टैरिफ लाइनों पर शुल्क खत्म करने की पेशकश की ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हो सके। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल में अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद दोनों देशों में व्यापारिक बातचीत तेज हुई। वहीं अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है कि उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक दिशा में चल रही है, लेकिन कोई अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ। जयशंकर ने साफ किया कि भारत का लक्ष्य दोनों देशों के हितों को संतुलित करना है। WTC 2025 फाइनल विजेता को 30.79 करोड़ तो नंबर 3 पर रहने वाले भारत को मिलेंगे 12.32 करोड़ रुपए। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है और इस बार कुल प्राइज 49.27 करोड़ रुपए, जो कि पिछले 2 सीजन से लगभग 2 गुना है। फाइनल में जीतने वाली टीम, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 11 जून से लॉर्ड्स में भिड़ेंगी, 30.79 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि घर ले जाएगी। वहीं उप विजेता को भी 18.46 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि इस बीच भारत के लिए भी खुशखबरी है, भले ही हम फाइनल में नहीं पहुंचे, लेकिन तीसरे स्थान पर रहने वाली भारतीय टीम को 12.32 करोड़ रुपए की शानदार राशि मिलेगी। यह रकम पिछले 2 WTC फाइनल में भारत के रनर अप प्राइज मनी से भी ज्यादा है। न्यूजीलैंड सीधे चौथे स्थान पर 10.26 करोड़ और इंग्लैंड 5वें स्थान पर 8.2 करोड़ रुपए लेगा। आपको बता दें कि यह बढ़ी हुई प्राइज मनी टेस्ट क्रिकेट को और आकर्षक बनाने की ICC की कोशिश है। सोने चांदी में भारी गिरावट, सोना 2375 रुपए सस्ता, वहीं चांदी 2297 टूटी। गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 2375 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 91,484 पर पहुंच गया, जबकि चांदी 297 प्रति किलो गिरकर 94,103 पर आ गई। हालांकि इस गिरावट के पीछे कई वैश्विक कारण है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए युद्ध विराम और रूस यूक्रेन संघर्ष में शांति की उम्मीदों ने बाजार में स्थिरता का संकेत दिया है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच व्यापार शुल्कों में कटौती से भी निवेशकों पर रुझान जोखिम वाली परिसंपत्तियों की ओर बढ़ा है, जिससे सोने और चांदी की मांग में कमी आई है। ऐसे में जब बाजार में स्थिरता आती है तो कीमतें नीचे है, तो निवेशकों के लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार के रेट्स की जांच करना और विशेषज्ञों से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल, ऑटो मेटल सेक्टर ने दिखाई दमदार तेजी। शेयर बाजार ने गुरुवार को फिर रफ्तार पकड़ी और निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। सेंसेक्स 1200 अंकों की शानदार छलांग के साथ 82,531 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने 6 महीने बाद 25,100 का ऐतिहासिक स्तर पार किया, जो निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन सवाल यह है कि इस तेजी का राज क्या है। तो आपको बता दें कि बीते दिन ऑटो मेटल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों ने बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयरों में 3-5% तक की उछाल देखी गई। भारत पाक सीज फायर की खबर ने भी बाजार का हौसला बढ़ाया, जिससे एयर स्पेस खुलने की उम्मीद में इंडिगो जैसे शेयर 7% तक चढ़े। वहीं बैंकिंग और IT सेक्टर ने भी बाजार को सपोर्ट किया, जबकि फार्मा शेयरों में थोड़ी सुस्ती रही। विदेशी निवेशकों की खरीदारी और ग्लोबल मार्केट्स में सकारात्मक संकेतों ने भी माहौल को गरमाया। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।